नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, आज वर्ल्ड रेबीज डे है और इस मौके पर आज हम रेबीज के कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जिसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर ग्यामन्या बाकी गारम, सीनियर वेटनरी ऑफिसर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, डिजीज इन्वेस्टिगेशन लैब, निर्जुली, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, और डॉक्टर बोमतो रिरम, कंसल्टेंट हेल्थ, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, नाहरलगन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम। अपने श्रोताओं का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज इस कार्यक्रम के जरिए रेबीज से जुड़ी कई बातें और बहुत सारे डाउट्स जो है क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रेबीज पर बात करते हैं कि रेबीज को जानते हैं कि रेबीज क्या है। रेबीज जो है एक ऐसी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है जो जानवरों में भी होती है और आदमी में भी होती है। आदमी में इसका अगर होने पर 99.99% से ज्यादा चांस रहता है कि आदमी मर जाता है। रेबीज का मतलब ही आपका एक लैटिन शब्द से आया है जिसका मतलब पागलपन होता है। संस्कृत में भी इसे रभास कहते हैं। सेम ओरिजिन है दोनों शब्दों का। इसे एक गोली के शेप का एक वायरस होता है। इसका नाम है लिसा वायरस। लिसा का मतलब होता है वॉयलेंट। ये सारे नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि रेबीज में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो सिम्टम्स होता है काफी बार 70% केसेस में वॉयलेंट टाइप का रहता है। बेसिकली जो रेबीज जो होता है ये जानवर से आदमी में, मैं आदमी के बारे में बताऊंगा, आदमी के रेबीज के बारे में, तब होता है जब जानवर आदमी को चाटे, काटे या खरोचे। किसी भी तरीके से जानवर की लार या थूक आदमी के अगर किसी भी स्किन जिसपे थोड़ा सा छीला हुआ हो या आपकी आंखों, नाकों या म्यूकोजल मेम्ब्रेन जैसे कि मुंह के अंदर वहां चले जाए तो भी होने की चांसेस रहती हैं। और अगर खून के काटने के बाद खून निकल जाए तब तो चांस बहुत ज्यादा रह जाता है अगर जानवर रेबीज से पीड़ित हो तो। जानवर के काटने के बाद से आदमी में रेबीज कितने समय बाद होगा ये इस चीज के ऊपर में डिपेंड करता है कि किस जगह पर जानवर ने आदमी को काटा। जैसे कि ये जो रेबीज की वायरस होती है, ये जहां पे काटा वहां से खून से नहीं फैलता, ये वहां में मांसपेशियों के अंदर में मल्टीप्लाई करता है। फिर वहां से ये नर्व्स के अंदर चला जाता है। फिर ये नर्व्स से जब तक ब्रेन में पहुंचेगा नहीं तब तक आदमी को कुछ भी नहीं होता। जब ये एक बार ब्रेन में पहुंच जाए तो उसके बाद में सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद में उसकी बचने की संभावना बिल्कुल नहीं होती, शून्य के बराबर होती है। एवरेज में ऐसा देखा गया है कि काटने के 30 दिन से लेकर 90 दिन के बाद ये बीमारी होती है, इसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा भी है आपका 9 साल बाद काटने के बाद, 14 साल काटने के बाद या 19 साल काटने के बाद भी रेबीज होने के भी रिकॉर्डेड हैं। और सबसे लंबी केस जो है आपके गोवा में एक केस हुआ था, उसका 25 साल बाद, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 25 साल काटने के बाद भी हुआ था। उसके ऊपर में अभी वही लोग डिटेल हिस्ट्री वगैरह निकालने की कोशिश करी, उसका कोई भी एक्सपोजर नहीं था उसके काटने के बाद, जो 25 साल पहले का। ही वॉज ए 45 years old मैन। जब वो 20 साल का था तब उसको काटा था, उसके बाद से कोई हिस्ट्री नहीं था। और अगर पकड़ लिया तो उसको बचाना लगभग नामुमकिन है। मैं थोड़े से सिम्टम्स के बारे में बता देता हूँ। जनरली अगर काटे जहाँ पर, तो काटने वाली जगह पर वहां पे जो घाव होती है वहां में हल्की झंझनाहट या खुजली उस तरीके से हो सकती है आमतौर पर। अगर ऐसा है तो अगर कुत्ता के रेबीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर ये चीज जैसे आपको बताया ना कि जहां पर काटा वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है स्पेशली बच्चों में, क्योंकि बच्चे साइज नाटे होते हैं। तो उनको काटें तो काटने से जनरली उसके छाती पर या सर पर काटते हैं या हाथ पे काटते हैं, तो डिस्टेंस जो होता है आपके हाथ से और चेहरे का, ब्रेन का, बहुत कम होता है। तो इसलिए बच्चों में बहुत जल्दी रेबीज होने की संभावना रहती है। जनरली जब बीमार शुरू होती है, पहले किसी भी मामूली बीमारी की तरह ही शुरू होती है। आपके 1-2 दिन तक आपका जब बीमारी शुरू होगा तो 1-2 दिन तक बुखार रहेगा, बेचैनी रहेगा। फिर इसका 2 दिन या 2 दिन से 10 दिन बाद आपका उल्टी वगैरह होना शुरू होगा। फिर उसके बाद में आपके न्यूरोलॉजिकल साइंस जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, जिससे सारे रेबीज के बारे में पहचानते हैं।
जैसे कि आपका पानी से डरना, हाइड्रोफोबिया जिसे कहते हैं, हवा से डरना, फिर उसके बाद में एजिटेशन, गुस्सा, मतलब बहुत सारा लड़ने के लिए शुरू हो जाता है, और सांस लेने में तेजी हो जाती है, और क्योंकि वो पानी से इतना डरना शुरू हो जाता है कि अपने थूक से भी डरना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो उसके वजह से अपने थूक नहीं गटक सकता, उसकी वजह से उसके मुंह में पूरा थूक जमा होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक और खतरनाक बात यह रहती है कि रेबीज ये जो एपिसोड्स रहती है ना, ये कॉन्टिन्यूस नहीं रहती। अच्छा। ये रुक रुक के आती है। तो बीच बीच में कुछ ऐसे घंटे रहते हैं जिसमें रेबीज बिल्कुल जो पीड़ित जो व्यक्ति है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, फिर उसके बाद अचानक से एपिसोड आएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा रहता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, ये एवरेज में 70% लोगों में ये प्रेजेंटेशन रहता है। लगभग 30% जो कि भी काफी बड़ी संख्या है, उन लोगों में एक पैरालिटिक टाइप का रेबीज रहता है। उन लोगों में बुखार तो रहता ही है, उसके बाद में पैरालिसिस जो रहती है, आपके अंगों की, पांव की, हाथ की पैरालिसिस, वो वाली सिम्टम्स ज्यादा रहती है इंस्टेड ऑफ एजिटेशन और आपका गुस्सा होने या काटने या खरोचने का बिहेवियर का कंपेयर में। ये जो आज हम रेबिस का बारे में बात कर रहे हैं, तो रेबिस जो है अंग्रेजी वर्ड है, जो हम इसको अपना अरुणाचली लोकल भाषा में कहा जाएगा तो ये इकी का किमू है। इकी मीन्स कुत्ता है, किमू मीन्स मुने मीन्स पागलपन जो आ जाता है ये बीमार लगने के बाद। तो इसको बचाने के लिए हम लोग रेबिस ना हो, ये किमू ना हो, तो इसलिए हम आज ये प्रोग्राम हम लोग यहाँ बैठा हुआ है। ये जो सिम्टम, जो पैथोजेनेसिस बीमार किस तरह फैलता है और इसका सिम्टम कैसा है, लगने से कैसा होता है, हमारे सर ने आगे बता दिया, रिपीट करना जरूरी नहीं है। जो सेम नर्वस सिम्टम होता है, लेकिन जो कटने के बाद कुत्ता जिसे कैसे बिहेव करता है, उसका कारण ये है कि वो कुछ नहीं, जो कुत्ता जिसको वायरस में जो इन्फेक्टेड हुआ था, वो ब्रेन में असर करता है। तो ब्रेन में असर करने के बाद हमारा जो ब्रेन को असर करने पर नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो उसमें जो पूरा सिम्टम दिखने लगता है, जो चाहता करने का मन करना, हाइड्रोफोबिया होना, तो सेम जो ब्रेन जो है, वो जो वायरस जो है वो न्यूरोट्रोपिक होता है। जैसे वो नर्वस जो टिश्यू सेल होता है, न्यूरोट्रोपिक नर्वस सेल का उसमें ज्यादा अट्रैक्ट होता है, उसमें ग्रो होता है, उसमें मूव होता है। तो ऐसे ब्रेन में चला जाता है, तो ऐसे जब ब्रेन में चला जाता है ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है, मतलब ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो सेम चीज, सेम मैकेनिज्म तो ह्यूमन में भी होता है। हाँ। तो ऐसा लगता है कुत्ता जैसे बिहेव करे एक्चुअली, लेकिन वो सेम वायरस से सेम है, तो वायरस सेम जगह को असर कर रहा है, सेम सिस्टम को असर कर रहा है, यानी कि नर्वस सिस्टम को असर कर रहा है। तो सिम्टम सेम ही दिखता है इसमें। ऐसा हम कभी कभी दिखता है कि पेट ओनर आता है, तो माँ को रेबिस हो गया, क्या करो, बच्चा को क्या करो, तो इसमें चांसेस ये रहता है कि बच्चा को भी हो गया होगा, तो वो इसमें संभालना है। ऐसा नहीं कि माँ को मार के कभी, क्योंकि डिस्पोज करना पड़ता है, बच्चा को रखा, ऐसा नहीं, बच्चा को भी हो ही जाता है देखने से, ऑब्जर्व करते रहने से। इसलिए कभी कभी वो ओनर लोग किसी कारण से बच्चा को भी रख लेते हैं, और घर का बच्चा लोग उसी पेट के साथ खेलते हैं, छोटा बच्चा प्यार से हैंडल करने लगता है। तो वो जो है, क्योंकि जो रेबिड डॉग जो रेबिड वायरस जो अगर इन्फेक्टेड हो गया, तो वायरस जो है मिल्क से भी निकल सकता है, कोई भी सिक्रेशन से, यूरिन से भी निकलता है। तो यूरिन से भी निकले तो ऐसे से वो जो बच्चा को लगने के चांसेस ज्यादा है। तो वो बच्चा भी लग गया होगा, माँ को हुआ है तो बच्चा, माँ को हुआ तो बच्चा को भी हुआ, तो बच्चा के साथ सोया लेकिन किया हुआ प्यार से, तो ऐसा है। लेकिन नॉर्मल टाइम में हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारा कुत्ता को रेबीज है या नहीं? मतलब ऐसे कोई सिम्टम्स है कुत्ता में, बिल्ली में, जो भी जानवर में? सिम्टम तो अभी आपका जो एक तो होता है, एक तो डम फॉर्म होता है, एक तो फ्यूरियस फॉर्म होता है जो कुत्ता में। ऐसा सबसे पहले आपको हिस्ट्री तो पता करना कि कहीं लड़ाई हुआ है कि ना, कहीं बाहर घूमता है कि, उसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मेटिंग सीजन 2 बार आता है साल भर में। तो वो ऐसे समय में जब कुत्ता पूरा ग्रुप में घूमता है, तो कभी फाइटिंग होके आ जाता है, कभी होके आता है, कुछ दिन के बाद आपको एबनॉर्मल सिम्टम दिखने लगे तो होशियार हो जाना अच्छा है। दम फॉर्म में अगर सुनसान से चुप के कोई छाया में चुपने लगेगा कुत्ता, कोई चुप के हाइडिंग होने लगेगा, आंख लाल होने लगेगा, फिर धीरे धीरे वो एग्रेसिव होने लगता है। वो ऐसे में थोड़ा संभाल लेना है। लेकिन कभी ऐसा भी केस हम लोग जब क्लिनिक सब हैंडल करते थे, ऐसा भी बहुत केस है। एक्चुअली कुत्ता बहुत दिन से ड्रोलिंग कर रहा था, बहुत ड्रोलिंग कर, पेन हो गया, कहीं कॉर्नर में बैठ रहा था, ऑब्जर्व करके देखा एक्चुअली हड्डी फंसा हुआ था, ऐसा भी होता है। इसलिए तो ऐसा भी बहुत केस होता है। फिर भी हमको उसका वो एक
क्या है, रेयर केस होता है। जब कुत्ता अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज लगेगा तो हमेशा होशियार होने से अच्छा है। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर बोमतो ने बताया कि कुत्ता के चाटने से भी रेबीज हो सकता है, तो इसको थोड़ा समझा दीजिए कि चाटने से किस तरह से इंसानों में रेबीज फैल सकता है। जब भी जानवर जो रेबीज वाला जानवर है, सस्पेक्टेड रेबीज है, वो अगर आपको बेसिकली जो वायरस जो होती है वो जानवर के लार में बहुत सारे क्वांटिटी, सेलिवरी ग्लैंड से लेके लार में बहुत सारे ज्यादा क्वांटिटी में रहता है। जब उसे आप चाटते हैं तो चाटने के बाद में अगर आपने उसे धो दिया, इसे हमारे एक्चुअली में 3 कैटेगरी होती है जानवर के काटने की। पहला कैटेगरी होता है आपका जानवर का चाटना, सेकंड कैटेगरी होता है आपका जानवर का खरोचना, और तीसरा कैटेगरी होता है जब आपको काटा जिसके वजह से खून निकला। दूसरे कैटेगरी में खून नहीं निकलता है, तीसरे कैटेगरी में खून निकलता है, या जानवर की लाड़ जो है आपके मुंह के अंदर चली गई हो या आंख के अंदर या नाक के अंदर चली गई। तीसरा कैटेगरी, जो पहला कैटेगरी है, इसमें अगर आपके यहाँ पे लाड़ रह गई और आपने ध्यान नहीं दिया, आपने धोया नहीं उसे, तो उसे आपने गलती से आंख में रगड़ लिया या मुंह में लगा लिया, उस तरीके से करने से वायरस जो आपके आंखें के थ्रू या नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू जा सकती है। तो इसमें मैं एक थोड़ा सा एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, ये इसके ऊपर में कैटेगरीज के जो होता है उसका मैनेजमेंट कैसे करना होता है। ठीक है, ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जो कैटेगरी 1 बाइट है, मतलब जब जानवर ने बस चाटा आपको, तो उसको अगर आप बहती हुई पानी से, मतलब उसे पाइप के नीचे में आप अच्छे से साबुन लगा के 15 मिनट से ज्यादा धो दे, बस काफी, और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर कैटेगरी 2 बाइट है, अगर स्क्रैच लग गया है, खून नहीं निकला लेकिन स्क्रैच लग गया है, तो उस केस में आपको वैक्सीन लेनी पड़ती है। जैसे सर अभी बता रहे थे, आदमी का वैक्सीन जानवर का वैक्सीन सेम ही है, जो डोसेज रहता है। अगर खरोच लग गया तो आपका 0, 3, 7, 14 और 28 में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है। 5 इंजेक्शन, ये 5 इंजेक्शन लगता है। लेकिन अभी WHO का जो नया गाइडलाइंस है, ये नया नहीं है एक्चुअली, पुराना गाइडलाइंस है, लेकिन इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ नहीं था अभी, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही है। इसे थाई रेड क्रॉस शेड्यूल कहते हैं। इसके मुताबिक में 4 बार इंजेक्शन लगना होता है। 4 बार लगना होता है, 0, 3, 7 और 28 को, बस 4 बार। इसमें मीट में नहीं देते, बस स्किन में देते हैं, आपके दोनों हाथों के स्किन में देते हैं बस। ये नया रेजिम है जिसको अभी अरुणाचल में भी शुरू करना, धीरे धीरे चालू कर रहे हैं बाय द फेज वाइज मैनर में। ये हो गया आपका कैटेगरी 2 का। अब कैटेगरी 3 बाइट जो होती है, जब आपका खून निकल गया बोलने से, इसमें तो वैक्सीन लेना ही होता है, लेकिन आपको उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, स्पेशली बच्चों में, इसे कहते हैं रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। बेसिकली वैक्सीन जो होता है वो आपका शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाता है ताकि वो रेबीज से लड़ सके। जैसे पहले बताया था कि लकीली आपका जब रेबीज शरीर के अंदर घुसता है, तब से लेके आपका रेबीज बनने में समय लगता है। तो उसी दौरान अगर लंबा हो तो अच्छी बात है, बीमार शुरू होने से पहले। तो अब जब वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन उसका धीरे धीरे करके, तुरंत होता नहीं है, धीरे धीरे, कम से कम 1 हफ्ता लगता है आपका इम्यून रेस्पॉन्स आने में। लेकिन अगर बच्चों को काटा, सर पे काटा, इस तरीके से काटा या बहुत ज्यादा काट लिया, इस तरीके से वाले रिस्क जब हो जाता है तो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देना होता है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन होता क्या है, वो तुरंत वायरसेस को इनएक्टिवेट कर देता है। तो आपके बच्चे में रेबीज नहीं होने के संभावना को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसे आपके जहां पे काटा है वहीं पे देते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है जो डॉक्टर सारे जानते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके मुताबिक कैलकुलेट करके आपके बाइट साइट में इंजेक्शन दे, जहां पे काटा है वहां पे इसकी इंजेक्शन दे देंगे। फिर से रिपीट करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है घाव को चाटो, खरोचो या खून निकलो, उसको धोना है 15 मिनट या उससे ज्यादा बहती हुई पानी से, साबुन का इस्तेमाल करते हुए। ऐसा करने से ज्यादातर चांस है कि 90% से ज्यादा चांस है कि वायरस वहीं खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर रेबीज था भी तो ज्यादातर चांस है कि खत्म हो जाएगा। इससे भी हो सकता है कि जैसे अभी हमने वैक्सीन इंजेक्शन लिया काटने के बाद में, जो अभी आपने बोला 4 डोज या 5 डोजेस जो भी है, वो इंजेक्शन लेने के बाद फिर कुछ दिन के बाद, महीना के बाद फिर काटने से हमको अगेन वो लेना पड़ेगा, या एक बार लेने के बाद हम सुरक्षित हो जाते हैं? एक्चुअली
जब लेते हैं ना 5 वैक्सीन आपने पूरा ले लिया या 4 वैक्सीन ले लिया शेड्यूल के मुताबिक में, तो ये आपका ज्यादातर समय लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। लेकिन इम्यूनिटी जो है आपके शरीर का कंडीशन क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आप कमजोर हो या तो आप कुछ दवाई ले रहे थे साथ में, जैसे कि आपकी मलेरिया की दवाई ले रहे थे, या आप में क्या कहते हैं कुछ वर्म का इन्फेक्शन है आपको आपके शरीर में, या आप कुछ स्टेरॉइड्स की दवाई ले रहे थे, तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी गिर जाती है, तो आपका इम्यून रेस्पॉन्स उतने अच्छे से आ नहीं सकती। तो इसलिए ऐसा रेकमेंड करते हैं WHO के द्वारा कि जब भी आपका दोबारा एक्सपोजर हो, अगर आपने पूरे रेजिम खत्म कर ली थी तो दोबारा एक्सपोजर हो, कम से कम 2 इंजेक्शन लेना है, पहले दिन और तीसरे दिन, बस 2 इंजेक्शन बस। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मैंने शुरू में भी बोला था कि जब भी रेबीज की बात करते हैं तो हम कुत्ता और बिल्ली को लेकर ही बात करते हैं, बाकी जानवरों को हम उतना डिस्कस भी नहीं करते, और शायद हो सकता है केसेस भी बहुत कम होता हो, लेकिन बाकी जानवरों को लेकर हमको किस तरह की जो सावधानियां है वो बरतनी चाहिए। सबसे पहले एज ए पेट ओनर, रेस्पॉन्सिबल पेट ओनर, जो भी एनिमल हैंडल करता है, सिर्फ डॉग को नहीं बोल के कोई भी एनिमल को हैंडल करता है, तो अब हमेशा हाथ धोना है। मान लो एक एनिमल आप सस्पेक्टेड है या सस्पेक्टेड भी नहीं है, दूसरा बीमार भी हो रहा होगा, एज ए जनरल आप एक जानवर को छूने के बाद हमेशा खुद का हाथ धोना है। और दूसरा आपका एनिमल होता है, उसको छूने से पहले कम से कम हाथ तो धो लीजिए। और मान लो आपका डॉग भी हो गया, उसको भी अगर हैंडल करता है तो हमेशा खुद का हाथ धोना है, क्योंकि आपका वो कहाँ से मतलब सिम्टम दिखने में टाइम लगता है। तो हाँ, अभी वायरस कहीं से इन्फेक्टेड होके आया होगा, सिम्टम तो बाद में दिखेगा। कोई भी एनिमल को हैंडल करते समय हमेशा हाथ धो के अपना आपको बचा ले। हमारा एनिमल डॉग में तो डॉग पॉपुलेशन में तो वैक्सीन कर ही रहा है, तो लेकिन दूसरा एनिमल पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन का तो ऑप्शन ऐसे नहीं हो रहा है। हाँ, वो डॉग में चल रहा है, तो डॉग और कैट में चल रहा है। हाँ, और इंसानों में सर अगर जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा को कुत्ता ने चाट लिया और उनको हो गया, तो अगर वो बच्चा से किसी और बच्चे में भी फैल सकता है? अच्छा, मतलब इंसान से इंसान आपने में। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक बात क्लियर कर दो ना, जहाँ आदमी से आदमी का फैलने का अभी तक पूरा हिस्ट्री में, साइंटिफिक हिस्ट्री में जब से रेबीज डिस्कवर हुआ है, एक भी अच्छे से डॉक्यूमेंटेड केस नहीं है। लेकिन चांस, जैसे सर ने अभी कहा, जिन्होंने भी आपका स्पेशली जो पेशेंट था, विक्टिम था, उसका बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि थूक हो गया, पेशाब या नाक का पानी या खून से जिसने भी हैंडल किया है, वो अगर प्रोफाइलैक्सिस यानी इंजेक्शन ले ले तो बेहतर है। मतलब हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ तो हम अरुणाचल में पहली बार क्यों करें? हाँ, रिस्क ना ले, बेटर रहेगा। लेकिन हम नहीं होगा इतना भी नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा केयर तो हमें कर लेना है। जो पेशेंट को हैंडल किया ना, आसपास में रहना, वो थोड़ा संभाल लेने से तो अच्छा है सेफ्टी की। और इसमें एक बात है कि सर, जैसे अभी हम यहाँ स्टूडियो में आने से पहले भी हमने चर्चा की कि काटने के बाद कुत्ता को ऑब्जर्व कीजिए, अक्सर ये बोलते हैं। तो मान लीजिए हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इतने में हमें बहुत देर नहीं हो जाएगी? हाँ, ये तो मतलब कुत्ता का हिस्ट्री को तो कम से कम कहीं से पैदा होके आया क्या देखना है। तो एनिमल में क्या है कि वो जो हम लोग जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, अभी तक सरकार का पास वो प्रोविजन नहीं है एनिमल प्रैक्टिस में। अच्छा, ह्यूमन में आके स्टोर करके रखा हुआ है, अगर कोई है तो बाइट केस है तो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकता है। मैं इसलिए एनिमल ओनर से, जितना पेट ओनर है, रेस्पॉन्सिबल पेट ओनर बनिए। आप आइए, अगर कहीं भी डॉग बाइट का केस आया है तो आपस में लड़ाई, कुछ कहीं भी बाइटिंग हो गया है, तो अपने पेट एनिमल को डिस्पेंसरी में या हॉस्पिटल में या लेबोरेटरी में लेके आइए। वैक्सीन आपको फ्री अवेलेबल किया जा रहा है। इसको हम कैसे रोका जा सकता है? प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो सबसे बेस्ट तो है अभी, एक तो हम लोग सरकार डिपार्टमेंट जो चला रहा है, एक तो वैक्सीनेशन। फर्स्ट तो वैक्सीनेशन है बेस्ट। उसके बाद उसको वैक्सीनेशन हम क्या करता है, एनिमल ओनर को हम सबसे पहले एक पेट का रजिस्ट्रेशन चलता है। पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन चलता है, कार्ड दिया जाता है। उसमें अगर वो पप्पी है तो 16 वीक to 18 वीक्स का, मतलब 3 महीना आसपास में उसको रजिस्टर करके सबसे पहले डिवॉर्मिंग किया जाता है। उसमें 5 डोज देता है, फर्स्ट डोज। उसका बाद 1 महीना के बाद सेकेंड डोज देता है डॉग में। फिर हर साल वो कंटिन्यू करना, बूस्टर डोज चलते रहना। एक बार दे दिया ये हो गया, ऐसा नहीं होना। हमारा एनिमल पेट ओनर जो मैक्सिमम ऐसा करता है, एक बार दिया तो 1 साल दे दिया तो बस हो गया, ऐसा नहीं है। पेट ओनर लोग, आप लोग फर्स्ट 2 डोज तो फर्स्ट टाइम जो देता है 3 मंथ्स में, और नेक्स्ट 1 महीना बाद 4 मंथ्स में जो देता है, वो उसका जब हर साल जो रिपीट करना है वो देते रहना।
वो एक वैक्सीन कंट्रोल हो गया। एक तो हम डिपार्टमेंट जो कर रहे हैं वो एनिमल बर्ड कंट्रोल प्रोग्राम चलता है। स्ट्रे एनिमल को जो ब्रीडिंग ज्यादा ना हो, स्ट्रे एनिमल को कलेक्ट करके मतलब वो ब्रीडिंग जो स्टरलाइज करते हैं एनिमल को, वो चल रहा है। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। आपने पहले सवाल किया था कि 10 दिन जो ऑब्जर्व करना होता है वो वाली, उसके ऊपर में ये जो चीज होती है जो 10 दिन ऑब्जर्व करने वाली की ना, ये सिर्फ आपका बिल्ली और कुत्ते पे लागू होता है। अच्छा। WHO का डायरेक्शन ऐसा रहता है, जैसे ही काटे आप पहले वाले स्टेप्स, धोना है उसको, वो करना है, अस्पताल पहुंचना है जितने जल्दी हो सके, और उसके बाद में इंजेक्शन लगवा लेना है, वैक्सीन लगवा लेना है कैटेगरी के मुताबिक। और आप 10 दिन तो ऑब्जर्व, बाई चांस कुत्ते ने काटा था, आप 10 दिन ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर भी आप 0, 3 और 7 तो उसके अंदर ले ही लेंगे। ओके, ठीक है। 10 दिन के अंदर आप वो ले लेते हैं। अगर कुत्ता नहीं मरता तो आप 14 को छोड़ सकते हैं और सीधा 28 को ले सकते हैं। तो आपको 4 इंजेक्शन लग जाएगा। तो ये आपका, इसे कहते हैं आपका प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो इसका मतलब आपको इम्यूनिटी ऐसे ही बढ़ जाएंगे, तो आपको नेक्स्ट टाइम काटने पे भी आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं रहेगी। अच्छा, 10 दिन ऑब्जर्व करना मतलब 10 दिन उस ऑब्जर्वेशन पीरियड में भी आप 3 वैक्सीन तो ले ही चुके होंगे। हाँ, 3 वैक्सीन तो लेना ही, दे ही चुके होंगे। बेसिकली आप रुकना नहीं है कुत्ते को मरने के लिए कि मतलब आप वैक्सीन शुरू करना है। हम लोग जो वेटरनरी प्रैक्टिस में जब हम बोलते हैं कि एनिमल को कुछ दिन ऑब्जर्व करो, तो हम लोग का उसका मीनिंग मतलब अलग है। उसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब रुको वैक्सीन मत लो, वो नहीं, वैक्सीन तो लेना ही है। लेकिन हम एनिमल को, क्योंकि वो भी तो एक लाइफ है, हो सकता है पागल नहीं होता, प्रोटेक्शन खुद को सेफ्टी के लिए करता होगा। हम लोग वेटरनरी प्रैक्टिस में एनिमल को ऑब्जर्व करो, मत मारो। अदरवाइज तो जब भी डाउट होता है तो सबसे पहले एनिमल को मार देता है। तो वो एक प्रकार का इन्यूमन चीज है। तो हम लोग वेटरनरी प्रैक्टिस में बोलते हैं कि जानवर को ऑब्जर्व तो कर लो, हो सकता है रेबीज नहीं आता, कुछ को प्रोटेक्शन के लिए मारा होगा, कटा होगा। और अगर हम आंकड़े की बात करें, डेटा की बात करें, तो रेबीज से रिलेटेड, रेबीज का जो स्टेटस है अपने अरुणाचल प्रदेश में, वो कैसे है? रेबीज में तो दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इस साल आदमी में इसी महीने 2 लोगों की मौत हो गई है, सितंबर में। जी, इसी महीने। वैसे पिछले साल तो केस हुआ नहीं था, लेकिन हर साल कंसिस्टेंटली 1 या 2 अरुणाचल में मौत हो ही रहे हैं रेबीज के द्वारा। तो और सारे ऐसे केसेस हैं जब उनके हिस्ट्री पता करा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्चुअली में मैम रैपिड रेस्पॉन्स टीम होती है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। जब भी कोई रेबीज ही नहीं, कोई भी बीमारी अगर फैले तो जाकर वहां पे अगर जाकर उसके इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो सभी केसेस में ऐसा पाया गया है कि उन लोगों ने वैक्सीन लिया नहीं था, उसके वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, वो जो काटने के बाद जो तुरंत वैक्सीन लेना होता है वो नहीं लिया। जी। ये जो एनिमल में जो रेबीज है, एक्चुअली रेबीज जो अपना स्टेट में इंडेमिक हो गया। इंडेमिक मतलब जो परमानेंट जो डिजीज रहता है, बीमार रहता है, वो एक प्रकार इंडेमिक है यहाँ। वो रहता है यहाँ। हर साल एनिमल में, डॉग में कहीं ना कहीं रेबीज का केस आ ही जाता है। लास्ट ईयर अभी द्विमुख में हुआ था रेबीज का केस, और रिसेंटली हुआ ही है। ऐसा करके साल भर में कहीं ना कहीं ऑल स्टेट में कहीं ना कहीं से रेबीज डॉग का रिपोर्टिंग हो ही जाता है। तो वो इसलिए हम लोग को अच्छा से डाटा से वो जो रिपोर्टिंग है ना, एक्चुअली क्या है कि इसमें रिपोर्टिंग का बड़ा इश्यू है। कहीं हो रहा होता है तो, लेकिन उधर से फील्ड से जो रिपोर्ट अच्छे से हम लोग कलेक्शन नहीं कर पाते हैं। और रियल डाटा में शायद आउटब्रेक जो रेबीज का केस और हायर हो सकता है, क्योंकि अनरिपोर्टेड केस बहुत है, स्पेशली एनिमल प्रैक्टिस में, एनिमल पॉपुलेशन में। ह्यूमन में भी शायद ऐसा हो सकता है। वही सर ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। एक्चुअली वी आर ऑल्सो सस्पेक्टिंग कि ऐसे काफी केसेस होते होंगे, स्पेशली गांव में, जहाँ पे हमारे रीच नहीं पहुंचती, वहां से रिपोर्ट आ नहीं रहे होंगे। तो एक्चुअली इस माध्यम से अगर लोग समझ पाए तो कोई भी एक सिंगल केस अगर रेबीज का हो कहीं भी, आदमी में भी, कृपया उसे अपने सबसे पास वाले मेडिकल ऑफिसर या नर्स को इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि सरकार के आपके पिछले साल फरवरी से रेबीज को एक नोटिफाइबल डिजीज स्टेटस दे दिया है। अच्छा। तो इसके मुताबिक में अगर सिंगल केस ऑफ रेबीज भी हो अरुणाचल के किसी भी कोने में, तो एक्शन लेना अनिवार्य होता है अभी।
क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वर्ल्ड रेबीज डे पर आधारित है, तो इस साल वर्ल्ड रेबीज डे के मौके पर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो क्या क्या प्रोग्राम्स कर रहे हैं? वर्ल्ड रेबीज डे, पहले आपको ये छोटा सा फैक्ट दे देता हूँ कि पहली बार 2007 की 28 दिसंबर पर मनाया गया था। इसे एक होमेज देते हैं आपका लुई पेस्चर, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसके डेथ एनिवर्सरी पर। वो 1895 में मरे थे और ही वॉज द पर्सन जिसने रेबीज वैक्सीन का पहली बार रेबीज वैक्सीन बनाया था। अच्छा, और इस बार का थीम जो है वो है ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। इसका मतलब ये है कि बेसिकली कोई भी एक डिपार्टमेंट रेबीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे कि सर ने बताया, आदमी का जो रेबीज है उसको हेल्थ डिपार्टमेंट उसके ऊपर आईएसी कर सकता है, लोगों में जागरूकता जगा सकता है। कोई काट कर आए जानवर तो उसका ट्रीटमेंट कर सकता है, लेकिन जब तक जानवर में आपका रेबीज खत्म नहीं होगा तब तो आदमी में कभी ना कभी आता रहेगा। अगर जानवर, पालतू जानवर को भी आप अगर कंट्रोल कर ले, सबको वैक्सीनेट कर ले, तो फिर उसके बाद भी स्ट्रे एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए आपको म्युनिसिपैलिटी का सपोर्ट चाहिए। मान लीजिए उनका भी आपने वैक्सीनेट करा दिया, किसी तरह से कंट्रोल कर लिया वहां पे भी, तो लेकिन वाइल्ड लाइफ से भी फिर उसके बाद में वहां पे आ सकता है, तो फिर आपको वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनका भी मदद चाहिए। तो अगर हमें रेबीज को हमारे स्टेट से खत्म करना है तो उसके लिए सारे डिपार्टमेंट को मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा। इसलिए इस थीम का मतलब ये है। और हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा ये पूरा हफ्ता 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक आपका वर्ल्ड रेबीज वीक मनाया जा रहा है, जिसमें किसी किसी डिस्ट्रिक्ट्स ने तो पिछले हफ्ते से ही काम शुरू कर दिया था। वो लोग बहुत सारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स, आपके वर्कशॉप्स और ये सब आयोजन कर रहे हैं, और आपके स्कूल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपके लाइन डिपार्टमेंट्स को आप ट्रेन कर रहे हैं। ये सब काम चल रहा है करेंटली, और कल भी चलेगा। और डॉक्टर्स लोगों को और नर्सेस लोग के ऊपर में जो अपडेटेड गाइडलाइंस है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि WHO का आपका 5 IM देने वाला वो पुराना हो गया, नया में है कि 4 बार इंजेक्शन देना होता है दोनों हाथों में। बहुत कम क्वांटिटी में लगता है, अब पहले जितना पूरा इंजेक्शन भी नहीं लगता, 0.2 ml लगता है अब बस। ये वाला के ऊपर में ट्रेनिंग दे रहा है, क्योंकि इसको स्किन में देना होता है, मीट में नहीं देना होता है। और आपका रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, जो काफी सारे लोग अभी भी इससे एप्रीहेंसिव हैं, तो इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा स्टेट में नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हो चुका है। उसके अंदर में हमने 3 मॉडल रेबीज क्लिनिक खोला है इस साल, और ये फेज वाइज मैनर आगे जाके और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में खुलने जा रहे हैं। हर साल बढ़ाते जाएंगे इसका नंबर्स को। करेंटली आपका ट्रिम्स, जीरो और पासीघाट में लागू है। चलो, ये अच्छी बात है। तो आज इस वर्ल्ड रेबीज डे के मौके पर आप हमारे स्टूडियो से, हमारे इस माइक्रोफोन के माध्यम से हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप खुद पहले रेबीज के बारे में, जानवर काटने से क्या होता है, अच्छे से जानिए, और जितने ज्यादा लोग हो सके उनको भी बताइए इसके बारे में। दूसरा, जैसे सर ने भी बार बार कह रहे थे, एक रेस्पॉन्सिबल पेट ओनर बनिए और अपने जानवरों का टाइमली वैक्सीनेट कराइए। तीसरा, अगर जब भी कोई भी जानवर काटे, सिर्फ कुत्ता ही नहीं, कोई भी जानवर काटे, आप रिस्क मत लीजिए, सीधा उसको धोना है साबुन से, बहती पानी से, कम 15 मिनट के लिए। फिर इसके बाद में वहां पे आपने आयोडीन या कोई सा भी सेवलॉन या कोई सा भी एंटीबायोटिक है, आप उसके ऊपर लगाना है। घाव को खुला रखना है, उसमें कुछ नहीं लगाना। उसके बाद में आप डॉक्टर के पास जाना है और वैक्सीन लेना है और अपने शेड्यूल को कंप्लीट करना है। मैं उसके ऊपर एक एडिशन रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जितना पेट ओनर है, आप अपना जानवर को प्यार कीजिए, जैसे इंसान को प्यार करता है वैसे प्यार कीजिए। प्यार करने का मतलब ये है कि आप प्रॉपरली वैक्सीन कराइए, अच्छा बैच को दिखाइए। डर लग के इधर उधर जानवर को कहीं भी मार देगा, ऐसा नहीं करना है। अच्छा से प्रॉपरली वैक्सीनेटेड कराइए, केयर कीजिए, जैसे आप बच्चों को प्यार करता है वैसे प्यार कीजिए, और जो वैक्सीन शेड्यूल है उसको अच्छा से मेंटेन कीजिए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता जितने भी हमें सुन रहे हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम से जरूर लाभ उठाएंगे। और
रेबीज जो है इंसानों में भी होता है और जानवर में भी होता है। तो आज हमारे स्टूडियो में हमसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर ग्यामन्या बाकी गारम, सीनियर वेटनरी ऑफिसर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, डिजीज इन्वेस्टिगेशन लैब निर्जुली, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। डॉक्टर ग्यामन्या हमें बता रहे थे जानवरों में होने वाले रेबीज के बारे में, और इंसानों में होने वाले रेबीज के बारे में आज हमें बता रहे थे डॉक्टर बोमतोरिरम, कंसल्टेंट हेल्थ, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, नाहरलगन। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हम ये आशा करते हैं कि आप इस पर अमल जरूर करेंगे, और इसी आशा के साथ आप सभी श्रोताओं से लेते हो विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।